इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेजेंट किया आज के दिन, और उन्होंने अपना प्लान प्रेजेंट किया है गाजा के ऊपर कि जब गाजा में लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद किस तरह से गाजा में सिस्टम चलेगा। तो ये पहला प्रपोज़ल है उनकी तरफ से लाया गया लड़ाई ख़त्म होने के बाद को लेकर। तो इसके तहत उन्होंने कहा है कि इसराइल पूरा इलाका जो गाजा का इलाका है वहाँ पर वो सिक्योरिटी कंट्रोल बना के रखेगा। साथ में जो वेस्ट बैंक का इलाका है वहाँ पर भी वो जो उसका है सिक्योरिटी प्रेजेंस उसको कंटिन्यू रखेगा। तो पूरा जो फ़िलिस्तीन इलाका है उसमें इसराइल का सिक्योरिटी प्रेजेंस रहेगा, सिक्योरिटी कंट्रोल उसका बना रहेगा। और उन्होंने आगे कहा है कि जो लॉन्ग टर्म गोल ये होगा कि जो फ़िलिस्तीन देश बनाने की बातचीत हो रही है यूनिलैटरल तरीके से, अमेरिका बातचीत कर रहा है, इसके अलावा फ्रांस और ब्रिटेन भी बात कर रहे हैं। यूनिलैटरल कहने का मतलब ये है कि जो अमेरिका कोशिश ये कर रहा है कि वो इसराइल अगर परमिशन अपनी तरफ से ना दे फ़िलिस्तीन बनाने की, तभी भी अमेरिका फ़िलिस्तीन देश को स्वीकार कर देगा। ये बातचीत चली आ रही है कि इसमें अभी कंफर्म नहीं कह सकते। ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग इस बात को अब कहने लगे मीडिया के सामने। तो इसी को देखते हुए नेतन्याहू ने कहा है कि हम कोई भी यूनिलैटरल रिकॉग्नाइजेशन को स्वीकार नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि ओस्लो अकॉर्ड जो है जिसके तहत इसराइल की मंजूरी होने ज़रूरी है तभी जाके फ़िलिस्तीन देश बनेगा। तो उन्होंने कहा ओस्लो अकॉर्ड के तहत ही ये यहाँ पर इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जो यूनिलैटरल रिकॉग्नाइजेशन फ़िलिस्तीन को इसराइल स्वीकार नहीं करेगा। मीडियम टर्म उनका गोल ये कि जो गाजा है उसका डीमिलिटराइजेशन करना पड़ेगा और डी रेडिकलाइजेशन करना पड़ेगा। तो हमास को ख़त्म करना पड़ेगा, जितने उसके फाइटर है सबका सफाई करना पड़ेगा, और साथ में डी रेडिकलाइजेशन भी करना पड़ेगा। जो हमास की आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी को ख़त्म करना पड़ेगा। और इसके अलावा नेतन्याहू ने ये भी कहा है कि जो UNRWA है UNRWA को शट डाउन करना पड़ेगा। UNRWA शट डाउन होगा, और UNRWA एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गाजा में कई सालों से काम कर रही है। ये UN की बॉडी है, और ये गाजा में जितना भी लोगों की मदद करने के ऊपर जितना काम हो रहा है तो UNRWA की ही सबसे बड़ी भागीदारी है उसमें। तो UNRWA के ऊपर कुछ सवाल भी उठे हैं। UNRWA के ऊपर सवाल ये है कि UNRWA के कुछ लोग थे जिन्होंने हमास के अटैक में शामिल हुए थे। तो UNRWA के ऊपर जब ये खबर आई है तो कई देशों ने UNRWA की फंडिंग को रोक दिया है, जिस कारण UNRWA अब इतने काम वो आने वाले समय में नहीं कर पाएगा अगर उसको फंडिंग नहीं मिलेगी। तो वो अलग इशू है। लेकिन नेतन्याहू का कहना ये है कि UNRWA क्योंकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, वो हमास के साथ मिली हुई है, तो इसी वजह से UNRWA को अब आने वाले समय में हमास को ख़त्म करने के बाद UNRWA की गाजा में कोई भी जगह नहीं होगी, और UNRWA की जगह कोई दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेगी। ये उनका प्रपोज़ल है, और इनका जो प्रपोज़ल है ये कोई नई बात नहीं है जो आज के दिन कुछ ऐसा सरप्राइजिंग देखने को मिला। ऐसा पहले से ही वो बार बार जितने बयान देते रहे तो उसमें उन्होंने इन सभी चीज़ों का उन्होंने संदेश दिया था, सभी चीज़ों का उन्होंने सिग्नल दे दिया था कि उन्होंने ये करना है। तो इनका जो प्रपोज़ल है तो इस प्रपोज़ल को हमास ने रिजेक्ट कर दिया, और साथ में फ़िलिस्तीन अथॉरिटी जो कि वेस्ट बैंक की सरकार है उसने भी आज के दिन इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया। और फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के जो स्पोक पर्सन है नबील अब्दू रदिया, वो उन्होंने र्यूटर के साथ बातचीत में कहा है, उन्होंने कहा है कि जो नेतन्याहू का ये प्रपोज़ल है ये फ़ेल होगा। और उन्होंने ये कहा है कि अगर दुनिया में कोई भी देश इस इलाके में शांति चाहता है तो उसको इसराइल का जो ऑक्यूपेशन है इस इलाके का उसको ख़त्म करना पड़ेगा, और ये एक इंडिपेंडेंट फ़िलिस्तीन देश बनाना पड़ेगा जिसकी जो कैपिटल होगी वो जेरूसलम होगी। उनका कहने का मतलब है जब तक इसराइल का इस क्षेत्र में ऑक्यूपेशन बना रहेगा तब तक इस क्षेत्र में शांति नहीं आ सकती है। आज के दिन हमास ख़त्म हो जाएगा तो फिर एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हो जाएगा जो कि इसराइल के प्रति उसी नफ़रत से काम करेगा जो जैसा हमास नफ़रत करता है। मेडिसिनेस सेंट फ्रंटियर से MSF है, तो इसने आज स्टेटमेंट जारी किया है। इसके जो सेक्रेटरी जनरल है क्रिस लॉकियर ये कह रहे हैं कि जो गाजा में इस समय हेल्थ सिस्टम है वो पूरी तरीके से लगभग कोलैप्स कर चुका है। ये बात उन्होंने UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कही है, और उन्होंने ये कहा है कि जो इसराइल की तरफ से इसराइल की सरकार बोल रही है बार बार कि वो जो गाजा में कार्रवाई हो रही है वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हो रही है। तो इनका कहना ये है कि कोई इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ हॉस्पिटल जो कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से एक ऐसा इलाका पड़ता है, हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पर सेना कार्रवाई नहीं कर सकती है। अगर सेना को कार्रवाई करनी है तो उसको कुछ प्रोटोकॉल होते हैं उसके हिसाब से कार्रवाई करनी पड़ती है, ताकि किसी पेशेंट को कोई नुकसान ना हो, ना ही किसी सप्लाईज को बंद करने का भी प्रोटोकॉल में कोई प्रावधान नहीं है। तो इसराइल इस प्रोटोकॉल का वो कोई पालन नहीं कर रहा है, और उसने सप्लाई को भी रोका हुआ है, और उसके अलावा उसने पेशेंट के ऊपर भी वो अटैक कर रहा है। जैसे कि अभी अल नसीर हॉस्पिटल में जो इसराइल ने कार्रवाई की थी
उसमें जब वो हॉस्पिटल के अंदर उसने सेना भेजी थी तो उसने ऑक्सीजन को कट कर लिया था सेना ने, जिस कारण 5 पेशेंटों की मौत हो गई थी। साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि जो इस समय स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, वो बहुत तरीके से थक गया है, एग्जॉस्टेड हो चुका है और पेशेंट लगातार आते जा रहे हैं। और ये एक विडंबना है कि इस समय गाज़ा के जो लोग हैं उनको हॉस्पिटल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी समय, और इसी समय लगभग 90% हॉस्पिटल बंद हो चुके हैं। तो इसी को लेकर भी ये बात कर रहे हैं। अभी अल नसीर हॉस्पिटल जो इस खान यूनिस का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, उसमें इसराइल ने सेना कार्रवाई की थी और उसमें उस सैन्य कार्रवाई के बाद वो हॉस्पिटल ने फंक्शन करना बंद कर दिया था और उसके जितने स्टाफ थे और जितने पेशेंट थे उनको बाहर निकालने की कोशिश हो रही थी और कुछ ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप, उनको बाहर निकाल रहे थे, लेकिन इसराइल ने उनको बाहर निकालने की परमिशन नहीं दी। और इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे कि जो पेशेंट है उनको अभी ज़रूरत है इलाज की, और ऐसे मौके में जब हॉस्पिटल बंद हो चुका है, फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो इन पेशेंटों को दूसरा हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। तो इसराइल की जो सेना है वो इसके परमिशन भी नहीं दे रही है, और उसी को लेकर ये जो MSF के सेक्रेटरी जनरल है वो आज उन्होंने UNSC में ये बात रखी है। UN एक्सपर्ट ने वार्निंग दी है फ्राइडे के दिन, आज के दिन, कि जो ट्रांसफ़र ऑफ वेपन्स एमुनिशन, यानी कि जो देश इसराइल को वेपन भेज रहे हैं, वो उनके ऊपर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के हिसाब से उनको इस इसराइल की कार्रवाई जो हो रही है, और इसराइल की कार्रवाई क्योंकि वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से नहीं हो रही है, तो ये देश है उनको इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना पड़ेगा और इसराइल को वेपन भेजना बंद करना होगा। तो एक UN एक्सपर्ट का कहना ये है कि जो यहाँ पर वार क्राइम हो रहा है इसराइल के द्वारा, 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया था तो उसके बाद एक लॉ बना गया था जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी देश अगर वार क्राइम करता है तो उसको किसी भी प्रकार से उसको सैनिक सहायता नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसे कई देश हैं जो कि अभी इसराइल को मदद कर रहे हैं, खासतौर में अमेरिका इसराइल को बहुत ज़्यादा सैनिक सहायता दे रहा है। उसको पता है कि इसराइल इन जो सैनिक जो उसको सहायता मिली है, जो उसको बम मिले, जो उसको बंदूकें मिली है, वो सब वो गाज़ा के लोगों के ऊपर इस्तेमाल करेगा। फिर भी जो अमेरिका है वो इसराइल को अभी भी बड़े पैमाने में वो सैनिक सहायता दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हर देश इस समय इसराइल के साथ खड़ा है। ऐसे कई देश हैं जो कि अब वो इस चीज़ को मानने लगे कि जो इसराइल की कार्रवाई है वो थोड़ी ओवर जा चुकी है, ओवर द लिमिट हो चुका है। ऐसे जैसे स्पेन हो गया, स्पेन और जापान, इन दोनों ने इसराइल को सैनिक सहायता भेजनी बंद कर दी है। इसराइल का डेलीगेशन आज के दिन पेरिस पहुंच चुका है और पेरिस में इन जो डेलीगेशन है, इसराइल का डेलीगेशन, उसको हेड कर रहे हैं मोसाद डायरेक्टर डेविड बर्निया। तो ये जो पेरिस जब ये डेलीगेशन पहुंचा है तो ये सीज़ फायर टाक के लिए पहुंचा है। तो यहाँ पर सीज़ फायर टाक की बात चल रही है और उसी को लेकर आज इजिप्ट के जो इंटेलिजेंस चीफ है अब्बास कमल, वो भी आज पेरिस में पहुंच चुके हैं और वहाँ पर उन्होंने पेरिस में जो इसराइल के डेलीगेशन है उसके साथ उन्होंने बातचीत करनी है। जो ये इजिप्ट के इंटेलिजेंस चीफ है अब्बास कमल, इन्होंने जब अपने देश से पेरिस की तरफ जा रहे थे तो उससे पहले उन्होंने हमास के जो लीडर है हनैया, इस्माइल हनैया, उनके साथ उन्होंने बातचीत की थी और उन्होंने इनपुट लिया था कि हमास की क्या डिमांड है। तो ये एक आखिरी चांस है दोनों पक्षों के पास, इसराइल और हमास के पास। अगर वो इस समय भी कोई सीज़ फायर टाक में वो सहमत नहीं होते तो फिर रफ़ा के ऊपर इसराइल ने कार्रवाई करनी है, पक्का है। तो यहाँ पर कोशिश होनी ये है कि जो इसराइल का डिमांड है वो है हॉस्टेजेस की रिलीज़, और जो हमास की डिमांड है वो है लड़ाई को सीज़ फायर करना। तो इसी को लेकर ये सीज़ फायर टाक होने वाली है पेरिस में, और इसमें इतना आसान नहीं होगा इसको टाक को कराना। और हमास का जो डिमांड है वो परमानेंट सीज़ फायर चाह रहा है, लेकिन इसराइल उसको मानने को तैयार नहीं होगा। तो देखना पड़ेगा कि हमास अपने जो उसका स्टांस है क्या उसमें कुछ स्मूथनेस लाता है, क्या वो अपने स्टांस को थोड़ा डाउन करता है कि नहीं करता है। UN एक्सपर्ट ने कहा है कि क्रेडिबल एलिगेशन जो लगाए गए थे इसराइल द्वारा कि 7 अक्टूबर का जो अटैक हुआ था हमास के द्वारा, उसमें हमास ने इसराइली महिलाओं के साथ रेप किया था। ये इसराइल की जो एक कंपनी है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इसराइल की, उसने रिपोर्ट सौंपी थी UN को, और UN के जो एक्सपर्ट है उस बात को अब क्रेडिबल बता रहे कि जो रिपोर्ट है इसमें वाकई में जो बातें की गई है कि इसराइली महिलाओं का रेप हुआ था 7 अक्टूबर के दिन, वो सही है। और रिपोर्ट में कहा गया कि 2 महिलाओं का रेप का मामला सामने आया, इसके अलावा कई महिलाओं के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। तो ये जो UN एक्सपर्ट है इन्होंने कहा है कि इसके ऊपर और गहराई से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हमास के जो लोग थे जिन्होंने ये क्राइम किया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।